देखिए यहाँ पर हम आरबीआई जो है, आरबीआई से ग्रेड बी का जो पेपर है उसका कंप्लीट हम देखेंगे। एक पेपर मतलब टेस्ट का पेपर लेंगे और टेस्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायरेक्ट ही थोड़ा सा मोटा हो गया। ये पेन है, ये पेन का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये पेन का साइज़ चलेगा, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इसको। ये चलेगा पेन का साइज़, एक मिनट। थोड़ा सा अटक गया है ये पेन का साइज़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन का साइज़ और कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ये रेड कलर चलेगा। देखिए, कोहिरा में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। अब बात करें कि पदक तालिका में जो है भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई भारत का स्थान कौन सा रहा है। फर्स्ट स्थान रहा है यहाँ पर। भारतीय टीम है वो 4 स्वर्ण पदक लाई है और 2 रजत पदक लाई है और एक पास कांस्य पदक लाई है। इस तरीके से टोटल भारत को 7 पदक मिले हैं। 4 तो स्वर्ण पदक मिले हैं और 4 के बाद में एक जो है, एक एक सिल्वर पदक मिला है जिसको हम रजत पदक कहते हैं, और 2 कांस्य मिला है, मतलब चांदी। एक सिल्वर है और 2 चांदी है। ठीक है। बाकी हम देखें जैसे कि और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मिस्र में जो होता है, मिस्र में कोहिरा में विश्व कप 2022 के अंतिम दिन भारतीय निशानेबाज ने 2 पदक जीते थे। और टूर्नामेंट के आखिरी इवेंट में रिदम सागवान और अनीस भानवाला ने थाईलैंड के खिलाफ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक मैच में 17-7 से हरा करके जीत हासिल की थी। इससे पहले गुरप्रीत सिंह, अनीस भानवाला और भावे शेखावत हैं, उन्होंने भारतीय तिकड़ी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम की प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था। जर्मनी से 7-17 की हार से की गई थी मतलब। उसके बाद में राही सरनोवत, ईसा सिंह और रिदम सागवान हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक मैचअप में शिव होंग सुंगसी और लिंग चियालो निकोलटेन को असुर की तिकड़ी को हराया था। तो फिर सौरभ चौधरी है, सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर जो एयर पिस्टल स्वर्ण स्पर्धा होती है, स्वर्ण पदक मैच, उसमें जर्मनी के माइकल थाईलैंड को 16-6 से हराया था। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 पदक यहाँ पर जीते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ओवर द काउंटर यानी ओटीसी ओटीसी ओवर द काउंटर बाजारों में सीडीएस में व्युत्पन्न बाजार की अनुमति के लिए दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया है। सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? सीडीएस का अगर हम बात करें, सीडीएस होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इसको हम बोलते हैं सीडीएस, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है? देखिए, ओवर द काउंटर यानी ओटीसी बाजारों में या देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सीडीएस में जो उत्पन्न बाजार की अनुमति के लिए ये मसौदा दिशा निर्देश के साथ में आया है। और सीडीएस होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सीडीएस एक क्रेडिट व्युत्पन्न अनुबंध को संदर्भित करता है जिसमें संरक्षण विक्रेता एक क्रेडिट इवेंट से उत्पन्न अंतर्निहित ऋण साधन के मूल्य में नुकसान के लिए संरक्षण क्रेता को क्षतिपूर्ति के लिए कहता है। बदले में क्या करता है? संरक्षण क्रेता संरक्षण विक्रेता को आवधिक भुगतान यानी प्रीमियम करता है जब तक कि अनुबंध या क्रेडिट इवेंट परिपक्व न हो जाए, जो कि पहले हो। तो मसौदा के अनुसार सीडीएस अनुबंध में एक संदर्भ या एक सुपर्द करने योग्य पात्र ऋण साधन यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे कि वाणिज्यिक पत्र होगा, 1 वर्ष तक के मूल परिपक्वता वाले जमा और गैर परिवर्तनीय डिवेंचर का प्रमाण पत्र होगा, रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी सूचीबद्ध और असूचीबद्ध या अवसंरचना कंपनियों के द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा जारी किए गए रुपये के बॉन्ड होंगे यहाँ पर। संपत्ति संवर्धित जो प्रतिभूतियां हैं या बंधक संवर्धित जो प्रतिभूतियां हैं या संरचित दायित्व है, जैसे कि क्रेडिट बढ़ाना
गारंटीकृत बॉन्ड बढ़ाना, परिवर्तनीय बॉन्ड या कॉलपिट विकल्पों के साथ बॉन्ड को बढ़ाना एक संदर्भ या वितरण योग्य दायित्व के रूप में अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार सीडीएस लेन देन में कम से कम एक पक्ष है वो आरबीआई के द्वारा अधिकृत और एक बाजार निर्माता या केंद्रीय प्रतिपक्ष होगा। वाणिज्यिक बैंक और एनबीएफसी या प्राथमिक डीलर शामिल होंगे जिनका न्यूनतम मूल्य है 500 करोड़ रुपए है। एक्सिस बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आपातकाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लिक्विडिटी विंडो को तक बढ़ा दिया है। तो लिक्विड विंडो को कब तक बढ़ा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लिक्विड विंडो को? तो इसकी डेट है यहाँ पर एक्सटेंड की है 30 जून 2022 तक। तो ये पहले का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, 30 जून 2022। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी थी विंडो, उसको 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। आरबीआई ने 5 मई 2021 को 3 साल तक की अवधि के लिए रेपो रेट पर लिक्विडिटी विंडो की शुरुआत की थी और इसके कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल पूंजी प्रदान करने की यहाँ पर शुरुआत की थी। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं। फरवरी 2022 से आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और 1937 में कोलकाता से मुंबई ले जाया गया है। ठीक है, एक होता है फिनो पेमेंट्स बैंक है। फिनो पेमेंट्स बैंक को हम 3 फरवरी 2022 को मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है, वो फिनो बैंक को मिली है। और पैरा बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जब तक कि महत्वपूर्ण हो वित्तीय मैट्रिक्स निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 से बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनियां हैं जैसे कि एनबीएफसी के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा है यहाँ पर पेश किया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन, ऑटन थुलाल किसका नृत्य है? तो ये जीके का नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑटन थुलाल ये देखिए केरल का नृत्य है, वैसे तो कहाँ का है? केरल का। अब रीजन क्या है? देखिए ऑटन थुलाल केरल का नृत्य जो है नाटक प्रदर्शन कला का रूप है, यानी नृत्य नाटक है। ये नृत्य किया जाता है, इसमें नृत्य नाटक प्रदर्शन कला का रूप है जिसे कुंचन नावियार के द्वारा चाक्यार कुथु के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। कुंचन नावियार ने उस समय समाज के सामाजिक राजनीतिक ढांचे और पूर्वाग्रहों के प्रति अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, ऑटन थुलाल नृत्य का। यह केरल के मंदिरों में सबसे व्यापक रूप से प्रदर्शित लोक कला बन गई है। और ऑटन थुलाल को कलाकार स्वयं गाते हैं, कथा बजाते हुए प्रतिष्ठित करते हैं, जो कि एक कठिन दायित्व होता है। ऑटन थुलाल के लिए जो सहायक उपकरण है वो मतलब कि नाचते समय जो उपकरण यहाँ पर बजाया जाता है उसे हम बोलते हैं मृदगम। मृदगम और इदक्का क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर ऑटन थुलाल को समय नृत्य के समय बजाया जाता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O भारत के बच्चों के लिए जलवार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो किसने इसको शुरू किया है भारत के बच्चों के लिए? यूनेस्को ने इसको शुरू किया है। देखिए विश्व जल दिवस जो 22 मार्च के अवसर पर मनाया जाता है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, उन्होंने अन्य भागीदारी से अपनी पहल जो है H2O, और H2O में क्या लगा दिया इन्होंने? OH इस तरीके से लगा दिया H2O। ये भारत के बच्चों के लिए जलवार कार्यक्रम शुरू किया है यूनेस्को ने। और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस है वो मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस के अवसर पर यूनेस्को के द्वारा अपनी पहल H2O भारत के बच्चों के लिए जलवार कार्यक्रम शुरू किया गया है।
और फिल्मी स्कूली छात्रों के द्वारा प्रस्तुत कहानियाँ और भारतीय नदियों के संरक्षण पर यह आधारित है। H2O मानक 1 से 8 भारतीय जो 1 से 8वीं क्लास तक के जो भारतीय हैं, भारतीय स्कूली बच्चों के लिए तैयार किया गया सुरक्षा आम पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जो है वो जल की सीमित उपलब्धता है, इसके सतत उपयोग, इसके संरक्षण और इसके दोहन और बहुत कुछ के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के अनुभव और प्रस्तावों को साझा करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए NIRVI की योजना क्या है। तो ये योजना का नाम है NIRVI की, क्या चीज़ है ये योजना, किससे संबंधित है। देखिए NIRVI की जो योजना है बेसिकली ये वित्त मंत्री ने शुरू की है। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन ने संसद में जो केंद्रीय बजट 2020-21 है उसमें NIRVI की योजना की घोषणा की थी। और NIRVI की योजना है ये मूलधन और ब्याज का 60% तक कवर करने का प्रस्ताव इसमें दिया हुआ है। NIRVI की योजना में क्या है ये, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने योजना तैयार की है इसको, और इसका काम है निर्यात ऋण विकास योजना, यानी NIR निर्यात ऋण विकास योजना। NIRVI की उच्च बीमा सुरक्षा, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी और दावे और निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है। इस योजना के तहत इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है, जिसमें मूलधन का 90% हिस्सा और ब्याज शामिल है। और मंत्रालय ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों के निर्यातकों के भुगतान के लिए दी जाने वाली योजना के तहत प्रीमियम को सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है। और निर्यात ऋण गारंटी निगम वर्तमान में 60% तक की ऋण गारंटी देता है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी ECGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट और ऋण गारंटी, ये गारंटी कॉरपोरेशन है, कवर बैंकों को अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान करता है, क्योंकि उधारकर्ता की अगर क्रेडिट रेटिंग AA रेटेड अकाउंट में बढ़ाई जाएगी। परिष्कृत कवर यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातकों के लिए विदेशी रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर क्रमशः 4 से 8% तक कम होगी। उसके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार किसानों के द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर केंद्र एवं राज्य द्वारा किस अनुपात में साझा किया जाएगा। तो देखिए 50-50 यहाँ पर साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या गैर रोकथाम प्राकृतिक जोखिम के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है और इस प्रकार किसानों की आय स्थिर रखने में मदद करती है और उन्हें नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह बीमांकित बोली लगाई गई प्रीमियम दरों पर लागू किया जा रहा है। हालांकि छोटे किसानों सहित किसानों की खरीद के लिए अधिकतम 2%, रबी खाद और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना होगा। किसानों के द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। केंद्र और राज्य के द्वारा समान रूप से इसको साझा किया जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो रेशियो है वो है 90:10 का रेशियो है। PMFBY की कुछ मुख्य विशेषता और हम देखें, प्रीमियम पर कैंपिंग के प्रावधान को हटाना, जिसके कारण बीमित राशि में कमी आई है, जिसमें किसानों को बिना किसी कमी के पूरी बीमा राशि के लिए दावा प्राप्त करने में सुविधा होगी। ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना या प्राकृतिक आग की जो स्थानीय आपदाएं हैं, चक्रवाती बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण फसल के बाद के नुकसान के लिए व्यक्तिगत खेत स्तरीय मूल्यांकन और दावों का निपटान, खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों के लिए पूरे देश में 14 दिन की अवधि दी गई है। दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए फसल के नुकसान के त्वरित आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग किया गया है। फसल बीमा पोर्टल बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि जमा करना शामिल है। उसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु कैंपेन बन गया है।
युवा जलवायु चैंपियन कौन बन गया है? तो युवा जलवायु चैंपियन यहाँ पर कौन बना है? देखिए, आ जाते हैं, युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? ये प्राजक्ता कौलिक है, ये बना है। संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का ये पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गया है, वो है प्राजक्ता कौलिक। यूट्यूबर और अभिनेत्री है ये प्राजक्ता कोली। ये यूट्यूबर भी है और अभिनेत्री भी है प्राजक्ता कोली। यूएनडीपी संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गई है और विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के बाद उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। वह 2021 में गूगल के इम्पैक्ट चैलेंज में भी शामिल हुई है। तो हाल ही की अगर नियुक्तियों की बात करें तो एसआर ग्लोबल फंड लिमिटेड के निदेशक प्रबंधक एसआर कैपिटल लिमिटेड ने अनिल कुमार चौधरी को अपने धातु और खनन व्यवसाय के लिए सीईओ नियुक्त किया है। अतुल दिलकर राणे को ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। और पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को दिसंबर 2021 में चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अतिरिक्त गैर सरकारी निदेशक के बैंक के कैपिटल के रूप में नामित आशीष कटेचा को नियुक्ति की मंजूरी दी है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु श्रेयस को 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। देखते हैं हम, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि आईजीएफ का पहला संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया गया था? तो देखिए, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ 7-8 के मार्च 2023 यानी 7-8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। आईजीएफ क्या है? इंडियन ग्लोबल फोरम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है ये। इसमें कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री थे श्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने भाग लिया। बेंगलुरु में आईजीएफ का ये पहला संस्करण है और पिछले संस्करण की मेजबानी जो हुई है वो दुबई में हुई है और यूके में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, जिसको बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, WEF दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को संबोधित किया था। WEF जो है 17 से 21 जनवरी तक अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है और ये आयोजन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की विषय वस्तु पर आयोजित किया जा रहा है। दावोस एजेंडा है 2022 शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दौड़ में तेजी लाने के लिए WEF पहलों के शुभारंभ को चिन्हित करेगा। और GSW समूह सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, वो है GSW। GSW किस में शामिल हुआ है? ये GSW शामिल हुआ है WVCSD, इसमें शामिल हुआ है GSW। GSW क्या है? GSW सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद है। ये WVCSD जो है विश्व व्यापार परिषद है सतत विकास के लिए। और GSW का जो प्रतिनिधित्व है वो WVCSD में संयुक्त प्रबंधक निदेशक एवं समूह CFO शिवगिरी राव करेंगे, जो कि GSW स्टील के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। और URJ अवार्ड्स जो है 2022 में योहेन पूनावाला, जो कि विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ग्रीविट्स फाउंडेशन यानी URJ अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या बोला है, बताया गया है। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBI की एकीकृत लोकपाल योजना के संबंध में सही कथन क्या है, मतलब गलत कथन ढूंढना है हमें, सही कथन तो हमें मालूम होना चाहिए, गलत कथन क्या है। एकीकृत लोकपाल योजना के संबंध में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नवंबर 2022 में एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की गई, ये सही है।
यह योजना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो होती है जैसे एनबीएफसी, बैंकों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, इनके प्लेयर्स के लिए शुरू की गई है, ये भी सही है। और आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना है, नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। और एकीकृत लोकपाल योजना में जो शामिल हैं वो है बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना 2019। तो ये तीनों यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। और पहला केंद्रीकृत क्षेत्राधिकार तटस्थ रसीद और प्रसंस्करण केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ पर गलत है, ये गलत, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के माध्यम से ग्राहक क्या क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज जमा करना, स्थिति को ट्रैक करना और प्रतिक्रिया देना कर सकते हैं। वन नेशन वन ओम्बड्समैन पहल के तहत एक दिन यानी एक ईमेल पता और बहुभाषी टोल फ्री नंबर प्रदान किया जाएगा। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी आरबीआई निदेशक एकीकृत लोकपाल योजना के अपीलीय प्राधिकारी होंगे। और पहला केंद्रीकृत क्षेत्राधिकार तटस्थ रसीद और प्रसंस्करण केंद्र है, वो यहाँ पर दिल्ली की जगह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, चंडीगढ़ में स्थापित किया। और शिक्षा और संरक्षण विभाग के कार्यकारी निदेशक अपीलीय अधिकारी यहाँ पर होंगे। लोकपाल एक सरकारी अधिकारी होता है जो एक सार्वजनिक संगठन के खिलाफ सामान्य लोगों की शिकायतों से निपटता है। लोकपाल वर्तमान में भारत के 3 क्षेत्रों में तैनात है। बीमा क्षेत्र में है लोकपाल, आयकर क्षेत्र में है और बैंकिंग क्षेत्र में है। लोकपाल की जो अवधारणा है वो स्वीडन से ली गई है क्योंकि स्वीडन में लोकपाल होता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है ये, आप देखिए हाल ही में शुरू की गई आरबीआई की, यही तो हो गया। कौन सा देश बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनने जा रहा है? तो कौन सा देश है जो कि पहला बिटकॉइन सिटी बन रहा है? वो है अल साल्वाडोर। ये बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बन रहा है। अल सल्वाडोर की योजना $1 अरब के बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पैसे के साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी यहाँ पर ये बनने जा रहा है। यह जानकारी देश के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले ने 23 नवंबर 2021 को दी है। 1 बिलियन की बिटकॉइन राशि का आधा बिटकॉइन में परिवर्तित किया जाएगा, दूसरा आधा है बुनियादी ढांचे और बिटकॉइन खनन के लिए उपयोग किया जाएगा। अल सल्वाडोर भी 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अल सल्वाडोर एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी जो है वो सैन सल्वाडोर है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। और ये मध्य अमेरिकी देश है सैन सल्वाडोर। और कहाँ पर है ये? देखिए दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर स्थित है और इक्वाडोर बड़े पैमाने पर अमेजोनियन जंगलों से आच्छादित है जिसकी राजधानी क्वीटो है। और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है जो राजधानी माले है। और नवंबर 2021 में भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेना ने दोस्ती नाम के एक संयुक्त अभ्यास किया है। तो दोस्ती है वो किस किस कौन सा अभ्यास हुआ है दोस्ती का? देखिए इसमें भारत आ जाता है। भारत की दोस्ती किससे? श्रीलंका से, श्रीलंका नज़दीक पड़ता है। और मालदीव से, मालदीव, इनके बीच में दोस्ती नाम से एक अभियान है वो प्रैक्टिस हुआ है, किसके थ्रू? आर्मी के थ्रू। अभी आ जाते हैं नए क्वेश्चन पे। देखिए किस कंपनी ने मार्च 2022 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन ऐप या बनअप लॉन्च किया है? तो बनअप किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो कंपनी है IIFL, ये होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसने ये वन ऐप है लॉन्च किया है। IIFL को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ने, ये सिक्योरिटीज है IIFL, सिक्योरिटीज ने वन ऐप लॉन्च किया है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश है, आईपीओ, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनमें निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच है। वन ऐप प्लेटफॉर्म पर आईपीओ आवेदक है 24x7 स्वीकार किए जाते हैं। आईपीओ बोली खुलने से 3 दिन पहले तक लिए किए जाते हैं। जो IIFL है होल्डिंग लिमिटेड है, ये DVA IIFL और इंडिया इफोलाइन एक भारतीय विधिक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। सीईओ इसके निर्मल जैन हैं।
और मुख्यालय भारत और स्थापना इसकी 1995 में की गई थी। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट को नए क्वेश्चन पे। देखिए नया क्वेश्चन है हमारे पास आईपीओ के अलावा फरवरी 2022 में भारत के किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय नियंत्रण पर एक रोडमैप पर सहमत हुआ है? 2022 में किस देश के साथ में ब्लू इकोनॉमी पर भारत सहमत हुआ है और महासागरीय नियंत्रक पर एक रोड मैप पर सहमत हुआ है? वह फ्रांस के साथ में भारत ये सहमत हुआ है। भारत और फ्रांस से ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बना रहे। और यह समझौता फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवस की यात्रा के दौरान हुआ है। रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, नौसेना उद्योग, मत्स्य पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान, एकीकृत तटीय प्रबंधन और समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग यहाँ पर शामिल होगा। वे दोनों देशों के आर्थिक अभिनेताओं, व्यापार प्रमुख संगठनों, टैक्सपोल और समुद्री समूह के बीच संपर्क, क्रॉस निवेश, साथ ही ब्लू इकोनॉमी में सक्रिय उद्यमिता की वीजा जारी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। फ्रांस की अगर हम बात करें मुद्रा की तो मुद्रा फ्रांस की यूरो है और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल खेल है। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 में 7 देशों का एक विस्मेटिक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो देखिए वो उसका मेजबानी कर रहा था श्रीलंका, जो कि विस्मेट है। 2022 के 7 देशों का विस्मेटक है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है 30 मार्च को 7 राष्ट्रों विस्मेटिक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस साल का शिखर सम्मेलन अपने सदस्यों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर केंद्रित है और इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। भारत और श्रीलंका के अलावा विस्मेटिक में कौन कौन है, इसमें देश में कौन कौन से हैं? भारत इसमें है, श्रीलंका इसमें है। ऐसे लिख देते हैं BIS मैटिक। देखिए 7 हो गया क्या? 2 और 3 5, 5 3 8 हो गया। देखिए भारत हो गया, भारत के बाद में श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद में बांग्लादेश हो गया, बी से बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, फिर म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा और टी से थाईलैंड, थाईलैंड और फिर नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान ये हैं। तो मतलब पास पास वाले देते हैं। थाईलैंड अलग है, बस नेपाल भूटान हमारे पास में ही है, म्यांमार हमारे पास में है, बांग्लादेश हमारे पास में है, सिर्फ थाईलैंड थोड़ा सा अलग है। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल जिसकी बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक BIMS टेक, BIMS टेक, टेक या टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं और यह सन्निहित क्षेत्रता एकता की गठन करते हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था और क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक सेतु का निर्माण करता है और इन देशों के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। बिम्स्टेक क्षेत्र लगभग 1.5 बिलियन लोगों का घर है जो कि 2.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजना
या डाकघर योजना पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। तो डाकघर मासिक योजना की ब्याज दर क्या थी? इसकी जो ब्याज दर थी वो थी 6.6%। तो वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 को एक परिपत्र के माध्यम से घोषणा की है। एमओएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं या डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिपत्र का मतलब यह है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशक उचित ब्याज दर पर कमाई करना जारी रखें और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान अर्जित कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट फंड पीपीएफ जो है 7.10% की कमाई करता रहेगा और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है 7.40% अर्जित करना जारी रखेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 6.8% अर्जित करना जारी रखेगा और डाकघर बचत खातों पर 4% की ब्याज दर मिलती रहेगी, जबकि डाकघर मासिक आय योजना है उसमें समान ब्याज दर यानी 6.6% अर्जित करेगी। छोटी बचत योजना जो है वो इस तरीके से हैं, जैसे छोटी बचत योजना किस तरीके से है, एफडी है, एफडी के बाद में सार्वजनिक भविष्य निधि है जैसे पीपीएफ है छोटी बचत योजना में, एफडी पीपीएफ। एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है जिसे हम बोलते हैं एसएससीएस वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। एक है एनसीएस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, एनसीएस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। और एक है सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई है। तो इस तरीके की योजनाएं हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं किसको? 10 जनवरी को। और विश्व स्तर पर हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो फारसी शब्द हिंद से हुई है। किससे हुई है? ये फारसी शब्द है हिंद, इससे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है कि सिंधु नदी की जो भूमि होती है उसे बोलते हैं हिंद। और 10 जनवरी के दिन ही 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और 2006 में उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया था। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, 1 तारीख को शांति स्टार्ट होनी चाहिए। 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस है, युद्ध की वजह से जो अनाथ हुए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाते हैं। और 8 जनवरी को जो हम मनाते हैं, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी को जो मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई दिवस मनाते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन है ये। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है हमें। बाकी करंट जीके के क्वेश्चन है, जैसे कि राज्य पशु का है, ये जरूर जान लेना है हमें। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? अल्पाइन कस्तूरी मृग यहाँ का राज्य पशु है, अल्पाइन कस्तूरी मृग। और राजकीय जो पक्षी है यहाँ का वो हिमालयन मोनाल है, मोनाल ये राज्य पक्षी है। और पंजीकृत जो जीआई है उत्तराखंड का तेजपात जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं रहेगा अभी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। 19 आ गया, 18 पे देखिए। इसमें दादा साहेब फाल्के जो इंटरनेशनल अवार्ड है
फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है यहाँ पर? तो ये आपको नाम दे रखे हैं, रणवीर सिंह है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये मुंबई में आयोजित किया गया था। पुष्पा मूवी के लिए द राइज द फिल्म ऑफ द ईयर, यानी पुष्पा है उसने ये अवार्ड दिया जीता है। द राइज ने ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और शेरशाह ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। और रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। और कृति सेनन है, उन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। तो कृति सेनन इसमें भी आई है, जो आदि पुरुष मूवी है उसमें सीता का रोल किया है। और मनोज बाजपेयी है, उन्होंने वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। और रवीना टंडन है, उन्होंने वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड है वो जीता है। और अनुपमा है, उन्होंने टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें बाकी चीज़ों की, पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर्स वो है राधिका मदान। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर में अभिमन्यु दसानी भी है। तो उन चीज़ों को बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि बाकी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो करंट अफेयर तो चेंज होता है हर साल। तो देखिए यहाँ पर खबरों के रूप में दिया गया है कुछ 19वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर एक चक्रवात आया है, चक्रवात जवाद बंगाल की खाड़ी में एक गहरा दाब चक्रवाती तूफान में बदल गया था, दिया है। चक्रवात जो जवाद है वो किस देश ने नाम दिया था इसको? सऊदी अरब ने नाम दिया था, बंगाल की खाड़ी में आया था ये। खबरों में भी रहा है तो इसके याद होना चाहिए। जवाद जो है सऊदी अरब ने इसको नाम दिया है। उसके बाद बिपरजॉय अभी आया था चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है हमारे पास में फियरलेस, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं किरण बेदी हैं, इनकी लेखक रही हैं फियरलेस गवर्नेंस। पांडिचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा इन्होंने जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। और इसे इंदिरा नुई यानी पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। डायमंड बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है। उसके बाद में हम बात करें हाल ही में कुछ जो पुस्तकें जारी हुई हैं, जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो लिखी है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। दी लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है, वो तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखी है। बॉस दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंशनल नेशनलिस्ट चंद्रशेखर बोस के लिए वो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। गजपति एक बुक पुस्तक लिखी है। एक किंग विदाउट ए किंगडम अशोक बल ने लिखी है। फिर इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ विजय बेलनेस जो है वो रेखा चौधरी ने लिखी है। गांधी टोपी राज्यपाल है, वो यरल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। पब्लिक सर्विसेज एथिक्स जो है वो प्रभात कुमार ने लिखी है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। और एक बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून ने लिखी है। और नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइड इंडिया वो लिखी है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। और दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ये भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पुस्तक का हो गया क्वेश्चन, NIPUN भारत योजना के संबंध में गलत कथन क्या है? तो ये भारत की योजना है NIPUN। तो देखिए NIPUN है 3 वर्ष से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, ये सही है। स्कूल, तो जिला के बाद में स्कूल तो आ ही नहीं सकता, ये गलत है। राष्ट्रीय, जिला, उसके बाद में ब्लॉक आएगा और स्कूल आएगा, मतलब 4 स्तरीय है यहाँ पर, 3 स्तरीय नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर NIPUN भारत योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी के लिए है। NIPUN शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में, NIPUN का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा NIPUN भारत योजना शुरू की गई है।
NIPUN भारत योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई है और समग्र शिक्षा योजना के संरक्षण में 5 स्तरीय क्रियान्वयन रणनीति का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर होगा, नेशनल लेवल पर होगा, उसके बाद में राज्य स्तर पर होगा यानी स्टेट लेवल पर होगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में ब्लॉक स्तर पर होगा और उसके बाद में स्कूल स्तर पर होगा। ये 5 स्तर होंगे। और समग्र शिक्षा योजना में 3 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर के शुरू किया गया है। 3 मौजूदा योजना कौन कौन सी मिलाई गई है? एक तो सर्व शिक्षा अभियान मिलाया गया है, जिसे वैसे मिलाया गया है रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS किया गया है शिक्षक एजुकेशन। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस NCERT के द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए विकसित किया जा रहा है। और निस्ता जो है दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 का प्रतिस्थापित किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो RT अधिनियम 2009 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। और NCERT का मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव NCERT के निदेशक हैं। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और श्री धर्मेंद्र प्रधान है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस फोटोग्राफर ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022 का 13वां संस्करण जीता है? तो उस फोटोग्राफर का सिर्फ नाम हमें चाहिए, वो है मोहम्मद रजा मसूमी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिससे फोटोग्राफी का ये अवार्ड दिया गया है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। अभी फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष 7.842 के आंकड़े के साथ दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया। पांचवी बार आया है ये। डेनमार्क जो है वो दूसरे नंबर पर है। और आइसलैंड है, उसने स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। और उसके बाद में चौथा स्थान स्विट्जरलैंड का है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 में 3 स्थान ऊपर आया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 17वें नंबर पर आ गया है सबसे खुशहाल देशों में। जबकि भारत है वो 136वें नंबर पर है। सबसे खुशहाल देशों में भारत 136वें नंबर पर आता है। और अफगानिस्तान को लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे दुखी देश यहाँ पर घोषित किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। 2022 के बजट में सरकार ने कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, ये 7% कर दिया गया है। जो कॉरपोरेट अधिभार है उसको 12% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन ने यहाँ पर बजट 2022 पेश किया है और घोषणा की है कि सरकार जो कॉर्पोरेट अधिभार है 12% से घटाकर उसको 7% करेगी। और जानकारी देते हुए सीतारमण ने त्रुटि को ठीक करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए कहा है। करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से 2 वर्ष के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। और प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी आवासीय डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण में होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से ही कर लगाया जाएगा। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर के ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र ने सरकारी समितियों के लिए कॉरपोरेट के बराबर न्यूनतम वैकल्पिक कर को घटा करके 15% करने का प्रस्ताव रखा है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्च 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये है तुतिकोरिन, तुतिकोरिन शहर है। सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एसपीआईसी, एसपीआईसी, इन्होंने 2022 में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन और पूरी तरीके से संचालन किया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एसपीआईसी के कारखाने परिसर में यह 48 एकड़ का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 62 एकड़ में फैले हुए एक बड़े जलाशय पर स्थापित किया गया है और प्रति वर्ष 62 मिलियन यूनिट बिजली ये पैदा करेगा। और IIFL सिक्योरिटीज ने वन ऐप लॉन्च किया है जो कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जैसे आईपीओ होता है, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनमें निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार है, निवेश मंच है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो 100 फीट है और 30 फीट ऊंची है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विक्टर बनर्जी को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए विक्टम बनर्जी है, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विक्टम बनर्जी कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। विक्टम बनर्जी एक अभिनेता हैं, वह अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और असमिया में विभिन्न भाषाओं में फिल्मों में दिखाई दिए हुए हैं और उन्होंने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल राज्य से रहने वाले हैं। पद्म भूषण है यह सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। और पहली बार ये 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था पद्म भूषण को। फिर होता है एक पद्म विभूषण, एक होता है पद्म विभूषण जो है यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है और भारत का सबसे दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण। और एक होता है पद्मश्री, पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नीति आयोग ने हाल ही में पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया है। वो कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों में नहीं है? तो देखिए कौन सा राज्य है जो कि सबसे गरीब राज्यों में नहीं है, वो सिक्किम। बाकी हम देखें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे कि NFHS 4 की 2015-16 की संदर्भ अवधि के आधार पर नीति आयोग के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में उभर करके आए हैं और दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव, चंडीगढ़ भारत के उभरे सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेशों में उभरे हैं और केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब ने पूरे भारत के राज्यों में सबसे कम गरीबी दर्ज की है। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। बिहार में 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद 42.16 के साथ उत्तराखंड का नंबर आता है बिहार के बाद में। फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। भारत में जो MPI है उसके 3 समान रूप से भारित आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। समान रूप से भारित आयामों को पोषण और बाल और किशोर मृत्यु दर और प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन और स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, ऐसे 12 सूचकांकों को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा विकसित कार्य प्रणाली का उपयोग करता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस कंपनी ने भारत से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके कर्ज में $4 बिलियन जुटाए हैं? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जुटाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में अब तक सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके $4 बिलियन का कर्ज जुटाया है। फर्म ने 2.875% की कूपन दर से $1.5 बिलियन और 3.625% दर पर $1.75 और 3.75% पर $750 मिलियन जुटाए हैं और 2032 और 2062 के बीच चुकौती के कारण है। यहाँ पर नोटों की कीमत है 120 आधार अंक यानी 160 आधार अंक और 170 आधार अंक रखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सीईओ हैं वो मुकेश अंबानी है, संस्थापक धीरूभाई अंबानी है और ये स्थापित किया गया है, इसको 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, विश्व राज्य की विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड में क्या दिया गया है कि वहाँ पर ई विधान परिषद बन गई है, एक एप्लीकेशन जारी की है NEVA और यहाँ पर पेपरलेस हो गया पूरा। नागालैंड पूरी तरीके से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पूरा देश में पहला राज्य विधानसभा बनकर के इतिहास रच दिया है और अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। NEVA एक यूनिकोड अनुरूप सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेज जैसे कि प्रश्नों की सूची, आसान प्रश्न पहुंच यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को वापस लेने की मांग पर विचार करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है जिनमें नाम है तत्सेमिन्यू, न्यूलैंडो और चुमोकेदिया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और दाता मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 25 मार्च 2022 को 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मथन का उद्घाटन किया है। तो क्या है ये, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? पहला तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। क्या चीज़ है? केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 25 मार्च को IGNCA नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मथन का उद्घाटन किया है। पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने प्रस्तुति दी है, दूसरे दिन अरुणाचल के करपाक करदांग और तीसरे दिन नागालैंड के टेटिसियो सिस्टर्स बैंड के संगीतमय प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। 3 दिवसीय आयोजन ने 25 मार्च से 27 मार्च तक पश्चिमी न्यायालय के पास कला केंद्र के परिसर में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, कला, संगीत और लोक नृत्य और हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों से परिचित होने का अवसर दे रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद उत्तर पूर्व भारत के स्वदेशी आस्था, असम और मिथिलांचल के विवाह गीतों पर एक प्रदर्शन और उत्तर पूर्व के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। यह आयोजन पूर्वोत्तर की फिल्म, कला और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और हर दिन विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और संगीत की यहाँ पर प्रस्तुति की जाएगी। तो 30 क्वेश्चन हमने जीके के डिटेल में यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ सजेशन है आपका तो हमें बताइए, हम उस सजेशन का पालन करेंगे। धन्यवाद।